महागठबंधन से बाहर निकल रहे तीन घटक दल तो एनडीए से भी बाहर निकल रहे तीन घटक दल सभी मिलकर एक बड़ा तीसरा गठबंधन बनाने का फूंक दिया बिगुल। मुकेश सहनी ने छोटे दलों को दे दी बड़ी ताकत और एक बार फिर से 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। तो उनका समर्थन कर दिया दीपंकर भट्टाचार्य और चिराग पासवान की मुख्यमंत्री बनने की बढ़ गई संभावनाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। बिहार की राजनीति वर्ष 2025 से पहले कुछ और देखने को मिला था, लेकिन इस बार जो राजनीति देखने को मिल रही है एक अलग किस्म की राजनीति है। दोस्तों कोई भी क्षेत्र हो, अक्सर यह सुनने को मिलता है कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियां को खा जाती है, लेकिन मुकेश सहनी के द्वारा दिया गया यह ताकत इस बार बिहार की राजनीति में यह साबित कर दिखाया है कि सभी छोटी मछलियां मिलकर भी एक बड़ी मछली को खा सकती है। आइए दोस्तों, बिहार की राजनीति इसी चरम पर पहुंच चुकी है और तमाम बड़े गठबंधन के लिए मुश्किलें साबित कर दिए हैं छोटे दलों ने, और वह मसला है सीटों के बंटवारे को लेकर। दोस्तों इसके अंतर्गत मुकेश सहनी की अहम भूमिका मानी जाती है। आप अगर हमारा वीडियो देखे होंगे तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं लगातार ही आपको ये बताते आया हूँ कि इस बार के चुनाव में एक तीसरा बड़ा गठबंधन बनने की बिगुल फूके जा रहे हैं। मैंने ये भी बताया है कि चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने के सपने बढ़ रहे हैं, और मैंने ये भी बताया है कि मुकेश सहनी जो करेंगे, चाहे कोई भी सरकार हो, उसमें सरकार बनाने में अहम भूमिका उन्हीं की रहेगी। आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम फिर से एक बार चर्चा करते हैं कि आखिर तीसरा बड़ा मोर्चा बनने का बिगुल फूंक दिया गया है, और इसके अंतर्गत मुकेश सहनी के द्वारा जो छोटे दलों को ताकत दी गई है वह इस बार की राजनीति में एक अलग ही रंग ला दिया है। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, आप इससे पहले हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। भले ही हम मेरा नया चैनल है क्योंकि बिहार चुनाव के लिए स्पेशल, इससे पहले मैं एजुकेशनल क्षेत्र में तहलका मचा रखा हूँ अन्य चैनल के माध्यम से। इसलिए दोस्तों अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी बताऊंगा बिल्कुल ही सटीक विश्लेषणों से हमेशा बिना पक्षपात का आपको रूबरू कराऊंगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सच के इस सफ़र में हमारा समर्थन कीजिए। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि आखिर बिहार की राजनीति में अभी दो बड़े गठबंधन, जिसमें महागठबंधन हो या फिर बिहार एनडीए हो, दोनों के पसीने छूट रहे हैं। जहां पर एक तरफ आप देखेंगे तो बड़े दलों की ओर से सीटों के ऐलान को लेकर जो विलंब की जा रही थी, उसका दो प्रमुख उद्देश्य था। पहला उद्देश्य ये था कि कम सीटों पर ही छोटे छोटे दलों को मना लिया जाए, और दूसरा मकसद था कि छोटे छोटे दलों में ही दरार पैदा कर तोड़ दिया जाए। यानी इस तरह बड़ी मछलियां छोटी मछलियां को खाने के लिए बिल्कुल अपना कदम आगे बढ़ा चुकी थी। लेकिन इसी बीच दोस्तों मुकेश सहनी का बयान ने अलग ही राजनीति पैदा कर दिया। आप गौर करेंगे, याद होगा मीडिया के सामने 4 दिन पहले मुकेश सहनी के द्वारा बयान दिया गया था कि बड़े दलों के द्वारा, और उसमें खुले रूप से भाजपा पर बयान देते हुए मुकेश सहनी के द्वारा कहा गया था कि वह चाहते हैं कि हम राज करें और छोटी छोटी पार्टियों को यहाँ पर समझौता करने को मजबूर कर दे। उन्होंने कहा था कि जीतन राम मांझी हो, नाम लेकर कहा था, चिराग पासवान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, इन सभी को मजबूर कर छोटे कम सीटों पर ही मना लिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरे बातों पर चर्चा होती है कि मैं एनडीए में जाऊंगा या फिर भाजपा में जाऊंगा, ये संभव नहीं, मैं जहां हूं वहीं हूं। इसलिए एनडीए के तमाम छोटे दलों को अपना हक जरूर ले लेना चाहिए, और ख़ास तौर पर चिराग पासवान के लिए उन्होंने कहा था कि ज़रूर आप अपना हिस्सा ले ले। दोस्तों हुआ कि उसके तुरंत एक दिन बाद ही ये मसला शुरू हुआ कि चिराग पासवान की ओर से नाराज़गी प्रस्तुत कर दी गई। वहाँ पर दोस्तों नाराज़गी चिराग पासवान की इस कदर देखी गई कि लगातार 3 दिनों तक मनाने की कोशिश की गई, लेकिन देर रात जब उनके साथ सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम रूप से फार्मूला तैयार करते हुए मना लिया गया, और इसमें भूमिका रही थी नित्यानंद राय, बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान,
विनोद तावरे इत्यादि की बड़ी भूमिका थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चिराग पासवान मनपसंद सीटों की मांग कर रहे थे। अभी भी मैं बता देना चाहूँगा कि चिराग पासवान माने नहीं है। आखिर हम महागठबंधन की बातों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए दोस्तों, चिराग पासवान को 24 सीटों पर मनाने की बातें हो गई थी, परंतु चिराग पासवान अपने मन पसंदीदा सीट लेने को तैयार थे, परंतु 24 सीटों पर मान जाते, लेकिन पसंदीदा सीट उन्हें नहीं मिल रही थी। इसी बीच हुआ यूं दोस्तों कि एक बार और भी मुकेश सहनी के द्वारा बयान दिया गया था कि छोटे दलों को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा दल हो या फिर बड़ा दल हो, सभी को एक समान भाव मिलना चाहिए। और जो ही यह बयान आया, आपने देख ही लिया कि अब तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा भी बिगुल फूंक दिया गया है। बिगुल फूंकने के क्रम में दोस्तों चिराग पासवान के लिए रास्ता निकाला जा सकता था, लेकिन जीतन राम मांझी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने तो कह दिया कि अब मुझे हर हाल में कम से कम 15 सीटें चाहिए। और आज की तारीख में बता दूं दोस्तों कि जीतन राम मांझी एक तरफ जहां आप देखेंगे चारों तरफ ही चुनावी एजेंडे पर बैठकें हो रही है। संसदीय बोर्ड की बैठक एक बार फिर से आज आरजेडी की ओर से बिहार में की गई। वहीं पर चिराग पासवान के द्वारा भी अपने स्तर से आरएलजेपी आर की संसदीय बोर्ड की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी, लेकिन भाजपा कोर ग्रुप की मीटिंग आयोजित की गई थी जेपी नड्डा के आवास पर। वहां अमित शाह भी मौजूद थे। संभावना ये जताई जा रही थी कि वहां सीटों को लेकर अंतिम रूप प्रदान कर दिया जाएगा और चिराग पासवान को मना लिया जाएगा, लेकिन जीतन राम मांझी नहीं माने। वह तुरंत ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली जाकर उन्होंने स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने बयान दे दिया कि मेरे मांगों के अनुरूप या तो सीट दीजिए या फिर मेरा इस्तीफा लीजिए। यानी इस्तीफा दे देने की बातें कह डाली है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, उन्होंने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता को कहा है कि हमारा रिजाइनेशन लेटर तैयार करवाया जाए। अब रिजाइनेशन लेटर भी तैयारी हो रही है, उसके बाद बातें समाप्त नहीं हुई। अभी तक मान मनौवल जारी है। कैसे मनाया जाएगा जीतन राम मांझी को यह भी गंभीर मसला बन चुका है। दोस्तों 15 सीटों की डिमांड की जा रही है। जरा सोचिए कि आखिर चिराग पासवान को कितने सीटों पर आना पड़ेगा। मसला वहीं पर समाप्त नहीं होता दोस्तों। मुकेश सहनी का वो बयान कि अपना अपना अधिकार लीजिए, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी आखिर पटना में क्यों ठहरते। उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जेपी नड्डा वहां सब कुछ क्लियर कर देंगे। अंतःगत्वा उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा मीडिया के सामने आकर यह बयान दिया गया है कि किसी के भी बातों पर ना रहे। अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भी रणनीति नहीं बनी है, बातचीत जारी है। जहां पर एनडीए के नेताओं के द्वारा बयानें दी जा रही थी कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वहां पर उसका उसे काट दिया गया। अब आइए दोस्तों, ये तो मुद्दा हुआ एनडीए का। आखिर एनडीए के अंदर घमासान मच गया है। छोटे दलों ने मिलकर आखिर बड़े दल भाजपा और जदयू को पानी जरूर पिला दिया है। निश्चित रूप से अब जो डिमांडें हो रही है उसके अनुसार 90 सीट पर अगर भाजपा और जदयू मानती है तब एनडीए बच सकेगा, अन्यथा नहीं बच सकेगा। आइए अब महागठबंधन की बातें करते हैं। महागठबंधन में तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ राजद संसदीय बोर्ड के बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन कोई भी घटक दल उसमें सम्मिलित नहीं हुए। यहाँ पर कोशिशें की जा रही थी कि कोई घटक दल आ जाए, परंतु नहीं आए। अंततः हुआ क्या दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव रवाना हो गए हैं दिल्ली के लिए और राहुल गांधी की ओर से राहुल गांधी के साथ बातचीत करने के लिए वो वहाँ उनके आवास पहुँचेंगे। आज शाम देर रात तक बातचीत होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, जहां पर आरजेडी के तरफ से बैठक आयोजित की जा रही थी, तुरंत ही इमरजेंसी मीटिंग कांग्रेस के तरफ से आयोजित की गई और यह ऑनलाइन मीटिंग ही हुई। स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि हर हाल में सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा, परंतु जो महत्वपूर्ण सीट है उस पर किसी भी सूरत में समझौता स्वीकार नहीं होगा। अब दोस्तों कांग्रेस अपनी ओर से जो 70 सीटों की डिमांड कर रही है और साथ ही साथ जो हमारा पसंदीदा सीट है वही मुझे चाहिए। लेकिन अब आइए दोस्तों मुकेश सहनी की डिमांड पर। आखिर मुकेश सहनी ने तमाम छोटे दलों को बड़ी ताकत दी, जिसका नतीजा हुआ कि एनडीए के छोटे दलों के द्वारा अब तो अपना अधिकार लेकर ही माना जाएगा।
लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आखिर तीसरा बड़ा गठबंधन बनने जा रहा है, उस पर भी गौर करेंगे दोस्तों। मुकेश सहनी की ओर से आपने देखा होगा कि लगातार ही अगर उनके मुख की बातें करेंगे तो हजारों बार उन्होंने कहा था मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, लेकिन महागठबंधन में रहते हुए आखिरी तौर पर उनके इस उप मुख्यमंत्री पद का सम्मान नहीं दिया गया। यही सवाल उठाया गया कि आखिर एक भी उनके विधायक या एमएलसी नहीं है, कैसे बन जाएंगे आखिर डिप्टी सीएम। लेकिन आखिर मुकेश सहनी की क्या ताकत है, उनकी एक आवाज ने जब एनडीए के सामने बड़ी चुनौती पेश कर दी, तो जरा सोचिए कि महागठबंधन में चुनौती नहीं है क्या दोस्तों। महागठबंधन में भी बड़ी चुनौती हो गई है। मुकेश सहनी को साधारण अर्थों में लेने वाले लोग को आज पता चल गया कि उनकी राजनीति बिहार के सबसे भारी राजनीति निकली है। मुकेश सहनी आज मीडिया के सामने बयान देते हुए बड़ा डिमांड कर डाली है। इससे पहले एक मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि मैं 30 से ऊपर सीटों पर ही लड़ूंगा, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मैं हर हाल में 40 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि मुझे सीट मिले या फिर ना मिले इसकी चिंता मुझे नहीं है, लेकिन मैं 40 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा तो लड़ूंगा। आखिर इसका अर्थ क्या हो सकता है दोस्तों। जहां पर सोचिए दोस्तों, आखिर 40 सीटों का ऐलान कर दिया गया, इसका मतलब जरूर है कि तीसरा बड़ा गठबंधन बनने का बिगुल फूंक दिया गया है। कौन कौन इसमें शामिल होंगे इस पर भी हम चर्चाएं करेंगे। उससे पहले आइए, आखिर कांग्रेस खपा है राजद से भी, राजद से खपा है सीटों को लेकर और 70 सीट के साथ साथ मनपसंद सीटों को लेकर। लेकिन ज्यों ही आखिर मुकेश सहनी की बातें आई, मुकेश सहनी का खुलकर समर्थन कर दिया गया है सीपीआई एमएल के संरक्षक दीपांकर भट्टाचार्य के द्वारा। दीपांकर भट्टाचार्य के अभी बिहार में 12 विधायक है, 19 सीटों पर चुनाव लड़कर उन्होंने 12 सीटें हासिल की थी। बड़ा महत्व रखता है महागठबंधन में। लेकिन दोस्तों, आखिर समर्थन इस रूप में दिया गया कि मुकेश सहनी से आखिर सीपीआई एमएल को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश सहनी को एक सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए, उनका समर्थन कर दिया गया। अब सवाल उठता है, उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है, यानी उनके ओर से भी महागठबंधन के आखिर समन्वय समिति के समक्ष चुनौती पेश कर दिया गया। दो दल हो गए दोस्तों, मुकेश सहनी की चुनौती और दीपांकर भट्टाचार्य आपने देख ही लिया सीपीआई एमएल। कांग्रेस अलग ही खपा है, लेकिन कांग्रेस ना तो सीएम पद को लेकर खुलासा कर रही और ना ही डिप्टी सीएम पद को लेकर। सवाल उठता है कि आखिर डिप्टी सीएम पद का खुलासा कैसे हो सकता है जब तक सीएम पद का खुलासा नहीं हो जाए, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी बीच दोस्तों, आप देखेंगे तो आखिर बड़े दलों के लिए हमने बात किया कि आखिर किस प्रकार की रणनीति थी। बड़े दलों के द्वारा सीटों के ऐलान को लेकर दो तरह की नीति अपनाई गई थी। एक तो अगर विलंब किया जाता है, विलंब करने का कारण मकसद ये था कि विलंब किया जाता है तो छोटे दलों को अंततः कम सीटों पर ही मना लिया जाएगा, और दूसरा था कि इतने अगर विलंब होते हैं तो छोटे दलों में भगदड़ मचेगी और भगदड़ के कारण छोटे दलें भी टूट जाएगी। अब आइए दोस्तों, दीपांकर भट्टाचार्य उनका जीता जागता उदाहरण है। दीपांकर भट्टाचार्य के द्वारा आज मुकेश सहनी को समर्थन इसलिए कर दिया गया क्योंकि उनके साथ सीटों के बंटवारे से पहले ही बड़ा खेल हो गया था। जहानाबाद में जब बीते 2 दिन पहले आखिर सीपीआई एमएल की ओर से उनके ही विधायक रामबली सिंह यादव के 5 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया जा रहा था, उस वक्त दीपांकर भट्टाचार्य वहां मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, उनकी मौजूदगी में राजद के नेता के द्वारा रामबली प्रसाद सिंह यादव का जमकर विरोध किया गया था। आरजेडी नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध करते हुए उस सिटिंग कैंडिडेट को हटाने की मांग कर डाली थी और उसका पूरा का पूरा आरजेडी का पूरा फायदा उठाया गया आरजेडी के द्वारा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये रहा कि अंतःगत्वा राहुल शर्मा को आरजेडी में देर रात 10 अक्टूबर को ज्वाइन करवा दिया गया और वो जहानाबाद का उस सीट को समाप्त करा दिया गया, रामबली सिंह यादव से मुक्त करा दिया गया और उस सीट पर अब आरजेडी कैंडिडेट खड़ा करेगी। तो जरा सोचने वाली बात है कि दीपांकर भट्टाचार्य को यह समझ में आ गई कि आखिर जब चुनाव से यह पहले मामले हो सकते हैं तो चुनाव
के बाद क्या होगा, जिसको लेकर उन्होंने मुकेश सहनी का जमकर समर्थन कर दिया है। अब आइए दोस्तों हम बातें कर लेते हैं कि यहाँ पर आखिर महागठबंधन में मुकेश सहनी ये तो खपा है ही, क्योंकि उनके लिए भी सीटों को लेकर आखिर डिमांड जारी है, लेकिन आज तक क्लियर नहीं किया गया। दूसरी बड़ी बात कि डिप्टी सीएम फेस को लेकर आज भी वो अडिग है। वो तेजस्वी प्रसाद यादव से कहते रहे कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम को लेकर हमारा नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी करें, लेकिन आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से भी यहाँ राजनीति की जा रही थी, उनकी ओर से भी उनका नाम नहीं घोषित करने की बातें हो रही थी, क्योंकि वो भी मजबूर हो चले थे कि घटक दलों की ओर से आखिर विरोध जताया जाएगा और सबसे पहला विरोध कांग्रेस के स्तर से जताया जा सकेगा। अब सवाल बन चुका है कि आखिर होगा क्या। दोस्तों होगा यही कि या तो दोनों ही बड़े गठबंधन के शीर्ष दलों को जदयू और एनडीए, जो एनडीए के हैं, जदयू और बीजेपी को 90-90 सीट पर चुनाव लड़ना होगा, तब जाकर एनडीए संभल पाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आखिर महागठबंधन के अंदर हर किसी को कुर्बानी देने की बातें की जा रही है, परंतु सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी प्रसाद यादव आज भी 130 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर आखिर कम से कम यहाँ कह दिया जाए तो अब तो तेजस्वी प्रसाद यादव को भी समझौता करना पड़ेगा, उन्हें 110 सीटों पर वापस आना पड़ेगा, यानी बहुमत से कम सीटों वाली बात तो मुकेश सहनी के द्वारा पहले ही कह दी गई है। तो आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव के आरजेडी को बहुमत से कम सीटों पर आना पड़ेगा, तभी महागठबंधन बच पाएगा। और दूसरी बड़ी बात कि कांग्रेस के मन से भी पूरी हो पाएंगे, अन्यथा मैं बता दूं कि तीसरा जो गठबंधन बनने का बिगुल फुकाया है उसके अंतर्गत आएंगे। आप बता दें, उससे पहले चर्चा कर देते हैं दोस्तों, अभी तक पशुपति कुमार पारस जो लगभग 1 साल से आशा में है, इंतजार में है, लेकिन महागठबंधन की ओर से खास तौर पर आरजेडी की ओर से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। और सबसे बड़ी बात की है, आज की तारीख में 11 अक्टूबर के लिए घोषणा भी कर दी गई थी कि पशुपति कुमार पारस के बड़े नेता सूरजभान सिंह आरजेडी में ज्वाइन करेंगे, यानी दलों को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही थी। तो इस तरह से तमाम छोटे दल ये भूमिका भाप चुकी है, और इस तरह से कह दिया जाए तो छोटे दल को इस बात की भी डर सता रही है कि बड़ी मछलियां जब छोटी मछलियां को खाए, क्यों नहीं इससे पहले तमाम छोटी मछलियां मिलकर बड़ी मछलियां को ही खाते हुए डैमेज कर दे। दोस्तों इसके अंतर्गत मैंने एनडीए के बारे में बता दिया, तेजस्वी प्रसाद यादव को 110 सीटों के आसपास चुनाव लड़ना होगा, तब महागठबंधन संभल पाएगा। और रह गई बात, अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से चिराग पासवान, उसके बाद कांग्रेस इसका पूरा फायदा उठाएगी। कांग्रेस के नेतृत्व में ही चिराग पासवान, मुकेश सहनी, उसके बाद भाकपा माले, सीपीआई एमएल, ये तमाम है, और पशुपति कुमार पारस तो जाएंगे ही। इन तमाम 4 दलों को मिलाकर दोस्तों एक तीसरा बड़ा गठबंधन तैयार हो जाएगा, और उसके अंतर्गत तीसरा बड़ा गठबंधन होगा तो जरा सोच लीजिए कि आखिर बिहार की राजनीति बदल जाएगी। ना तो यहाँ पर भाजपा या फिर एनडीए के सपने साकार हो पाएंगे सीएम बनाने की, ना ही आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव के सपने साकार हो सकेंगे। तो रह जाएगी बात कि आखिर दोनों ही बड़े गठबंधन को पूरी तरह निर्भर हो जाना पड़ेगा तीसरे गठबंधन पर। दोस्तों ये है आज का विश्लेषण, लेकिन क्या कुछ होता है, अहम रात है। आखिर आज नहीं हुआ कुछ भी तो ये तो स्वाभाविक है कि कल की तारीख में 12 अक्टूबर को निश्चित रूप से तीसरे बड़े गठबंधन का बिगुल फूंक दिया जाएगा। आखिर क्या होता है हम फिर आपको सटीक विश्लेषणों से रूबरू कराते रहेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। अगली खबर के लिए इंतजार कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।